चलिए, अर्बन डेवलपमेंट में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना करवा रहे हैं और उसके तहत हमने आपको बहुत ही डीप इंसाइट देने का वादा किया है कि अर्बन हाउसिंग के इश्यूज़ क्या हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग किसे कहते हैं, जिसके तहत एडिक्वेट हाउसिंग का कंसेप्ट जन्म लिया, जो यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आता है। उसी तहत हमने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में तो सब कुछ बहुत ही डिटेल में बताया। उसके बाद हमने उसे हाउसिंग पॉवर्टी के टॉपिक के नेम से आगे बढ़ाया। अब हम उसी की कंटिन्यूटी में आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम और आगे लेकर के जाएंगे। मल्टीपल इश्यूज आपके टारगेट हो रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या समस्या है, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम के क्या फेलियर रहे, उनमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, आने वाले समय में इकोनॉमी में अर्बनाइजेशन का क्या रोल हो सकता है, अर्बनाइजेशन क्यों स्क्यूड है, क्यों एक तरह से इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें आपको साथ के साथ समझ में आ रही हैं। लेक्चर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, हर एस्पेक्ट को टच करते हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी में हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको हाउसिंग पॉवर्टी के वर्ड के साथ छोड़ा था और हमने आपको बताया था कि जो 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17 के तहत उस समय में टेक्निकल ग्रुप ऑन द अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज के ऊपर बनाया गया था। एक टेक्निकल ग्रुप ऑन द अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज था, जिसकी एक रिपोर्ट थी, जिसके तहत ये माना गया था कि टोटल 18.78 मिलियन हाउसेस की शॉर्टेज है। मतलब डिसेंट हाउसिंग डेफिनेशन के तहत 18.78 मिलियन ऐसे हाउस होल्ड हैं जो डिसेंट हाउसिंग में नहीं रह रहे हैं। वहाँ पर हमने आपको छोड़ा और सारे कंसेप्ट बताए। हमने बताया कि हाउसिंग पॉवर्टी में क्या क्या आता है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में, और आज मैं आपको पहले यहाँ पर नंबर्स के थ्रू इस्टेब्लिश कर दूँ कि वो जो टेक्निकल ग्रुप ऑन द अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज, जिसने 18.78 मिलियन हाउस होल्ड ऐसे बताए जो डिसेंट हाउसिंग के तहत नहीं कवर हो रहे हैं, वो किस किस कैटेगरी के तहत ये हुआ है, ये समझना जरूरी है। तो हाउस होल्ड्स इन अर्बन इंडिया विदाउट डिसेंट हाउसिंग, जो मैंने यहाँ पर ऊपर हेडिंग लिखी है, इसमें कैटेगरीज और नंबर्स को समझने से काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी, उसे समझते हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले देखिए, हाउस होल्ड्स लिविंग इन नॉन सर्विसेबल कंडीशंस, यानी कि कच्चा हाउसेस, जहाँ पर किसी तरह की सर्विसेज नहीं है, ना सीवरेज सर्विस है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना वाटर सप्लाई है, ना गार्बेज कलेक्शन, वेस्ट डिस्पोजल, इस तरह की कोई सर्विसेज नहीं है। इनको अगर हम देखें कि ऐसे कितने हाउस होल्ड उस 18.78 मिलियन में से थे, तो ये 0.99 मिलियन ऐसे हाउस होल्ड थे। आई बात समझ में? नेक्स्ट, हाउस होल्ड्स लिविंग इन एब्सोलेसेंट हाउसेस, मैंने बताया था डायलैपिडेटेड कंडीशन में, एब्सोलीट कंडीशन में जो जी रहे हैं घर, जो परिवार हैं, वो कितने हैं? 2.27 मिलियन। जीने के हालात यहाँ पर बदतर हैं। सर्विसेज हैं, लेकिन उनकी स्कारसिटी, उनकी शॉर्टेज इतनी ज़्यादा रहती है कि वो ना के बराबर ही हैं। घर जर्जर हालत में हैं, कब गिर जाएं, कब ख़त्म हो जाएं, कोई पता नहीं है। हाउस होल्ड्स लिविंग इन कंजेस्टेड हाउसेस, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी। यहाँ पर देखिए, इसका नंबर जब हम देखते हैं तो ये 14.99 मिलियन, लगभग 15 मिलियन के अराउंड। तो 18.78 मिलियन में से 15 मिलियन यही हैं जो कंजेस्टेड हाउसेस में रह रहे हैं, जो परिवार, हाउस होल्ड्स। मतलब ये है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास स्पेस नहीं है, उनके पास घर नहीं है, ये एक कंसेप्ट है। और घर जिनके पास कम है, जिनके पास स्पेस कम है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि उन्हीं की जनसंख्या भी अधिक होती है, उनके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। और रीज़न हमने समझा था कि एक इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी बनती है कि पर पर्सन कमाता है, 4 से 5 हज़ार भी अगर कमाएँ तो 4 से 5 बच्चे हो गए तो 20 से 25 हज़ार रुपया महीने की आमदनी होती है। और इसी कंसेप्ट को देखते हुए वो इतने बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी इसी बात पर टिकी रहती है। जबकि उन्हीं के लिए ये चीज़ नुकसानदायक होती है जब हम उसे इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, चाहे फिर वो इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी हो, इनफॉर्मल से फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, या इनफॉर्मल से फॉर्मल हाउसिंग की तरफ। उनकी यही अधिक जनसंख्या नुकसानदायक हो जाती है उनके स्वयं की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और जो स्टेट है उसके लिए ये एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि स्टेट के पास रिसोर्सेज ऑलवेज लिमिटेड रहते हैं। ये पहली चीज़। दूसरा, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे किया, ये बड़ी चीज़। कौन सी आइडियोलॉजीज़, कौन सी पॉलिसीज़ हावी रही हैं उस कंट्री पे इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को प्लान करने में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे में हाउस होल्ड्स इन होमलेस कंडीशन, जिनके पास किसी भी तरह का कोई घर नहीं है, ना
नॉन सर्विसेबल घर हैं जैसे कि कच्चा घर, ना जर्जर हालत वाले घर हैं डायलेपिडेटेड हाउसेस, और ना ही उनके पास कंजेस्टेड हाउसेस हैं, वो बिल्कुल बिना घर के हैं, वो फ्लाईओवर के नीचे हैं, वो रेलगाड़ी के पटरी के किनारे हैं, वो रोड के किनारे हैं, खुले में हैं, वो फुटपाथ पे रोज़ रात को सोते हैं। आपने फुटपाथ पर सोने वाले लोगों का जिक्र अक्सर सुना होगा मुंबई में कि फुटपाथ पर इतने लोग शाम को सो गए। वो वही हैं जिनके पास किसी तरह का कोई घर नहीं है, मतलब उनके पास कोई शेल्टर नहीं है, कोई छत नहीं है, वो शेल्टर ढूंढते हैं। ऐसे में ये 0.53 मिलियन लोग थे जो पूरी तरह से होमलेस थे, इनके पास कोई भी घर नहीं था। इन्हें घर देना एक चुनौती था। जो कंजेस्टेड स्पेसेस में थे इन्हें लिवेबल कंडीशन में लेकर के आना एक चुनौती था। जो कच्चे में थे इन्हें पक्के में कन्वर्ट करना, सर्विसेबल हाउसेस में कन्वर्ट करना, और जिनके हाउस होल्ड की कंडीशन जर्जर हो चुकी है उसे मरम्मत करना, उसे ठीक ठाक परिस्थितियों में लेकर के आना, ये सभी को मिला दे तो ये डिसेंट हाउसिंग नहीं बनती, ये कोई भी डिसेंट हाउसिंग कंडीशन नहीं है। इसी के तहत फिर हमने ये कहा कि डिसेंट हाउसिंग इन्हें प्रोवाइड करनी है। और ये कौन थे? लगभग 18.78 मिलियन हाउस होल्ड। क्योंकि ये टेक्निकल ग्रुप 2012 से 17 के बीच में स्टडी करने के लिए बना था। उसके बाद हमने जब इसकी स्टडी की तो मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको बताया कि कुल लगभग ऐसे 20 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना करके देने के लिए। इसीलिए आज की डेट में अगर हम बने तो हमें 2 करोड़ घरों की ऐसी ज़रूरत है जिसके तहत हम उन सभी को एक डिसेंट हाउसिंग प्रोवाइड करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उसमें कितना काम हुआ कितना नहीं वो मैंने आपको बता दिया था उसी लेक्चर में, और आगे भी हम उसकी चर्चा करते रहेंगे। मेन कंसेप्ट अगर हम हाउसिंग पॉवर्टी कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो इसमें अगर उसकी डेफिनेशन एंड डायमेंशंस क्या क्या हैं, क्या उसकी परिभाषा है, क्या क्या उसके आकार प्रकार बनते हैं, किस किस दिशा तक वो फैलता है, इसे समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, हमें हाउसिंग पॉवर्टी को कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए पॉवर्टी के कंसेप्ट को समझना होगा, क्योंकि बहुत लंबी जिरह के बाद लंबा समय लगा 1970 से इसकी कवायद शुरू हुई, बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने आपस में बैठ करके इस पर डिस्कशंस की, और आज पूरे विश्व भर के सामने एक कंक्लूसिव डेफिनेशन खड़ी है कि भाई पॉवर्टी आखिर में है क्या। और पॉवर्टी की जब डेफिनेशंस क्लियर हुई, कंसेप्ट्स क्लियर हुए, तो फिर उसको एड्रेस करने के लिए तरीके भी आए हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हों यूनाइटेड नेशंस के, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हों जो सभी कंट्रीज़ ने भी अपना रखे हैं, इन सभी के तहत पॉवर्टी को खास तौर पर टारगेट किया गया। बहुत सी भारत में भी डिफरेंट कमेटी और कमीशंस बनी जिन्होंने पॉवर्टी के डिफरेंट आंकड़े भारत में बताए। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी तरह से अगर हम पॉवर्टी कंसेप्ट माने तो उसकी एक सिंपल डेफिनेशन ये बताती है कि पॉवर्टी क्या है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स। इट इज़ अ स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन नीड्स, जब आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं कि जब आप वंचित हैं उन सभी बुनियादी सुविधाओं से, उन बुनियादी ज़रूरतों से जो आपको जीवन के आधार के तौर पर चाहिए। इसमें हर वो चीज़ आ जाती है, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, घर की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अच्छी लिविंग कंडीशन की बात करें, ये सभी बेसिक ह्यूमन नीड का हिस्सा है। जब ये आपके पास नहीं रह पाती हैं तो आप पॉवर्टी में काउंट हो जाते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन सेक्शन है, उन्हें हम बिलो पॉवर्टी लाइन से एमेलिएट करना चाहते हैं, ऊपर लेकर के आना चाहते हैं। ये प्रयास लगातार चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम पॉवर्टी की इसी डेफिनेशन को ध्यान से मान करके चलें कि पॉवर्टी का मतलब इट इज़ अ स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड है, तो फिर इसे हम हाउसिंग के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देख सकते हैं। फॉर हाउसिंग क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट्स, क्या है बेसिक नीड्स। पॉवर्टी के कंसेप्ट में बेसिक नीड्स से डिप्राइव कर देना ही एक तरह की पॉवर्टी है। और हाउसिंग अगर हम बात करें तो हाउसिंग के मामले में क्या है बेसिक नीड, एक हाउसिंग की क्या ज़रूरतें होती हैं, हाउसिंग किन किन चीज़ों से जानी जाती है। तो हाउसिंग की बेसिक नीड को समझने के लिए आपको समझना होगा एडिक्वेट हाउसिंग क्या है। एडिक्वेट हाउसिंग की कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, एडिक्वेट प्राइवेसी थी, एडिक्वेट स्पेस था, एडिक्वेट सेफ्टी सिक्योरिटी थी, एडिक्वेट डिस्टेंस आपकी वर्किंग कंडीशन से था, इवन आपके पास एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए। ये सब कुछ एडिक्वेट हाउसिंग में आता था। मतलब वही है एक अच्छी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट्स, यही है उसकी बेसिक नीड्स। तो अगर हम हाउसिंग के पर्पज से बेसिक नीड्स को पहले समझ लें तो वो क्या बताता है। अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बिजली की एक सुनिश्चित सेवा प्रदान होनी चाहिए। अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस होना चाहिए, सैनिटेशन एंड हाइजीन होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए ताकि आप किसी भी तरह के लोन को या रेंट को स्पॉन्सर कर सकें, अफोर्ड कर सकें,
ताकि आपको एक हाउसिंग मिल सके। ये सारी चीज़ें होंगी अगर, तो इसे हम मानते हैं कि हाउसिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये बेसिक नीड्स हैं, अशोर्ड सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस, सैनिटेशन एंड हाइजीन। और जब हम इन चीज़ों को डिप्राइव करते हैं, जब ये नहीं है, अशोर्ड सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मिनिमम अमाउंट ऑफ, यहाँ पर हाउस होल्ड्स लिविंग इन कंजेस्टेड हाउसेज, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ पर आपको नहीं नज़र आ रहा है। इसी तरह से हाउस होल्ड्स लिविंग इन द नॉन सर्विसेबल कच्चा हाउसेस, यहाँ पर आपको सैनिटेशन, हाइजीन, सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह से हाउस होल्ड्स लिविंग इन एब्सोलेसेंट हाउसेस, यहाँ पर आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ द हाउस बिल्डिंग नहीं नज़र आ रहा है। हाउस होल्ड्स इन होमलेस कंडीशन, यहाँ पर तो आपको ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, जैसे कि सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सभी कौन है? ये एक तरह से हाउसिंग पॉवर्टी की परिस्थिति से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक नीड है एक हाउसिंग की, वो बेसिक नीड किसी भी तरह से इनके कॉन्टेक्स्ट में पूरी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ लूज़ हो रहा है, कहीं पर तो सब तरह की बेसिक नीड से ही आप डिप्राइव हैं हाउसिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसीलिए यहाँ पर फिर कंसेप्ट ये आता है कि हाउसिंग पॉवर्टी से प्रभावित क्या हो जाता है, किन किन चीज़ों को ये प्रभावित कर सकती, क्यों ये इतनी आवश्यक हो जाती। अगर हम एडिक्वेट हाउसिंग की बात करें तो वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि वो नहीं होगी तो बहुत सी चीज़ें, ह्यूमन के बहुत सारे पोटेंशियल हैं, ह्यूमन की लाइफ है, उसकी एक डिग्निटी है, उसका एक सर्वाइवल है, उसका राइट टू लाइफ है, वो उन चीज़ों को नहीं आगे बढ़ा सकता, अपने राइट टू लाइफ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता अगर उसके पास वो बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जिन बुनियादी सुविधाओं पर बेस्ड होकर के ही राइट टू लाइफ आगे बढ़ती है। और वो बुनियादी सुविधाओं में एक हाउस का रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहीं से समझ आता है कि हाउसिंग पॉवर्टी अगर है, अगर आपको घर के तौर पर एक गरीबी है, तो वो किस तरह से आपको प्रभावित करती है। तो हाउसिंग पॉवर्टी कंसेप्ट में ये माना गया है कि हाउसिंग पॉवर्टी अफेक्ट्स वंस एबिलिटी टू बी फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। आप शारीरिक और मानसिक तौर पर हेल्दी नहीं रह सकते हैं, आपकी इस क्षमता को प्रभावित कर देती है हाउसिंग पॉवर्टी। ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। आपके पास घर ही नहीं है तो आपको किसी तरह की अश्योरेंस ही नहीं है। आप वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए कि आप कमाई करते हैं, आपके पास पैसा है, आप उस पैसे को जमा करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं अपने पास, लेकिन आपके पास जब कोई सिक्योरिटी, सेफ्टी ही नहीं है, कोई हाउस ही नहीं है, तो यू आर नॉट सेफ एंड सिक्योर। आप कहेंगे कि भाई बैंक में जमा करा दीजिए, तो बैंकों में भी खाते नहीं खुलते हैं जब तक आपके पास कोई घर नहीं है, आपको प्रमाण देने पड़ते हैं। इवन जिनके घर भी हैं उन्हें उसी बैंक के किसी अकाउंट होल्डर का प्रमाण देना पड़ता है कि ये पर्सन मुझे सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। इसके लिए एक घर जो होता है उसी पे बेस्ड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, आपकी एक आइडेंटिटी आती है। प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स का आधार माना गया था एक समय में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में, क्योंकि वोटिंग राइट्स के लिए प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी हुआ करता था। और वोटिंग राइट जो है, फ्रेंचाइज का जो अधिकार है, वो एक तरह से आपके सोशल, फिजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, कौन से लोग हैं जो आपको गवर्न करने जा रहे हैं, ये आप तय करते हैं जब आपके पास फ्रेंचाइज होता है, वोटिंग का राइट होता है। और वो तय होता था एक समय में संपत्ति के आधार पर। तो संपत्ति बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना गया था मानवीय विकास का। इसे ह्यूमन राइट भी माना गया था, इसे फंडामेंटल राइट भी माना गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रॉपर्टी एक लंबे समय तक फंडामेंटल राइट के तौर पर रही है। ऐसे में जब आपके पास ये आधार ही नहीं है, तो आपके पास किसी तरह का धन नहीं है, कोई वेल्थ नहीं है, सेहत नहीं है, कोई फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास घर नहीं है। आपका दिमाग संतुष्ट नहीं रह सकता कभी भी, आप ऑलवेज़ एक स्ट्रेस में रहेंगे, क्योंकि समाज में आपका सम्मान नहीं है, आपकी डिग्निटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही कि आपका घर कहाँ पर है, आपको रात को ठिकाना कहाँ मिलेगा, कहीं पुलिस वाला वहाँ से उठा तो नहीं देगा, कहीं कोई गाड़ी आपके ऊपर चढ़ तो नहीं जाएगी रात को सोए हुए। इस तरह की चिंताएँ आपको मानसिक तौर पर परेशान कर देती हैं। और आप ये देख चुके हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियां मानसिक तौर पर परेशान होने पर बहुत से ऐसे कदम उठा देती हैं कि जो ठीक नहीं। तो ऐसे में गरीब जो है, जो ऑलरेडी इतनी सारी फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा है, वो जब मानसिक तौर पर परेशान हो जाएगा, वो कैसे फर्दर ग्रोथ कर सकता है? नॉट पॉसिबल। फिजिकली वो कैसे करेक्ट रह सकता है जब वहाँ पर सैनिटेशन नहीं है, वाटर नहीं है, पीने का पानी साफ़ स्वच्छ उपलब्ध नहीं है, सीवरेज की फैसिलिटी नहीं है, तो वो शारीरिक तौर पर वहाँ पर कभी ठीक रह ही नहीं सकता। बीमारियों से ग्रस्त है वो इलाका, वो डिज़ीज़ फ्री नहीं रह सकता। इस तरह की परेशानियाँ ऑब्जर्व होती हैं। तो हाउसिंग पॉवर्टी की वजह से एक पर्सन की क्षमता प्रभावित होती है, उसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है। इट अफेक्ट्स वंस एबिलिटी टू बी फिजिकली मेंटली हेल्दी। इट अफेक्ट्स वंस एबिलिटी टू बी इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली प्रोडक्टिव। आप इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली प्रोडक्टिव नहीं रह सकते, मैंने अभी बताया। देखिए, आपने एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपके काम का एक स्थान है, उस काम के स्थान के पास ही आपको घर चाहिए। क्यों?
क्योंकि आपके पास इतनी क्षमता और इतनी कमाई नहीं है कि आप महंगे ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करें और वहाँ पर आप काम करने के लिए जाएं। तो आपको अपने काम के क्षेत्र के आसपास ही घर चाहिए, ये बड़ी चीज़ है। अगर आपको ये नहीं दिया जा रहा है या फिर आपने किसी तरह से वहाँ पर घर बनाया है और आपको वहाँ से उखाड़ा जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, किसी और एरिया में डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है, आपका वो रोज़गार छिन जाएगा। आपकी जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। नए रोज़गार हो सकता है आपको नहीं मिल पाए क्योंकि आप में वैसा कौशल नहीं है, वैसा स्किल नहीं है। इस वजह से जो घर होता है वो बेस होता है आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का, इकोनॉमिक एबिलिटी का। और जब आपके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, घर ही नहीं है, तो शिक्षा का सवाल कहाँ से पैदा होता है, एजुकेशन कहाँ से आती है। अगर आप खुद के लिए एजुकेशन लेना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो खाने पीने का ठिकाना नहीं है, घर नहीं है, रोज़गार नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, वो और भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका खुद का ही ठिकाना नहीं है। खाना पीना सबसे पहला है, कपड़ा है, घर है, उसके बाद शिक्षा और बाकी चीज़ें आती हैं। ये सब नहीं समर्थित हो पाएगा अगर आपके पास एक गृह ही नहीं, एक भवन नहीं है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि एक पर्सन की मेंटल और इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ को ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करती है हाउसिंग पॉवर्टी, क्योंकि जिस क्षेत्र में आपका रोज़गार है उस क्षेत्र में आपका घर नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक आस्पेक्ट है। आप गांव में रहते हैं, शहर में आपको काम करना है, किराया आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि महंगा बहुत है, ज़मीन आप ले ही नहीं सकते हैं महंगाई की वजह से। मुश्किल में आकर के आपने इलीगल ठिकानों पर घर बना करके अपना गुजारा करना शुरू कर दिया, जिसे स्लम्स कहा जाने लगा। बाद में मान लीजिए उसे वहाँ से उठा दिया गया, तो फिर आपके काम की क्षमता प्रभावित हो गई, आपका रोज़गार वहाँ पर छिन गया, आप बेरोज़गार हो गए। इस तरह से आप अपनी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को लूज़ कर जाते हैं। एजुकेशनल प्रोडक्टिविटी इसी तरह से लूज़ हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक पर्सन को हाउसिंग पॉवर्टी के कंडीशन से बाहर निकालिए ताकि वो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली प्रोडक्टिव हो, वो अपना फ्यूचर प्लान कर सके, अपने रोज़गार को सुनिश्चित कर सके, जिस पर आधारित उसकी शिक्षा भी सुनिश्चित हो सके, एजुकेशन भी सिक्योर हो सके। इसी तरह से ये कहा गया है कि हाउसिंग पॉवर्टी अफेक्ट्स वंस एबिलिटी, अफेक्ट्स वंस कैपेसिटी टू एक्सेस एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल रिलेशंस। मैंने अभी बताया एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल रिलेशंस को एक्सेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक एडिक्वेट हाउसिंग हो, हाउसिंग पॉवर्टी कंडीशन में आप ना जी रहे हों। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट सोशल रिलेशन से मतलब क्या होता है। आपके कई तरह के सोशल रिलेशंस होते हैं। आपने कई लोगों से मुश्किल परिस्थितियों में पैसे लेने का एक तंत्र बनाया होता है, आपको वो उधार पर पैसे दे देते हैं। वही लोग आपके लिए इंश्योरेंस का भी काम करते हैं। जब आप परेशानी में आ जाते हैं, किसी तरह की ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि कोई एक्सीजेंसी है, वो आपके पीछे खड़े होते हैं। या आपके इस तरह के सामाजिक रिश्ते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको नौकरियां दिलाने में आपकी मदद कर देते हैं। आपके गांव के लोग हैं जो आपके जानकार होते हैं, आपको नौकरी दिला देते हैं, आपके बच्चों को शिक्षा दिलाने में मदद कर देते हैं, जॉब से लेकर के एजुकेशन से लेकर के हेल्थ फैसिलिटी तक दिलाने में वो मदद करते हैं। आप दिन त्यौहार उनके साथ मिल कर के मनाते हैं। किसी भी तरह की परेशानी की परिस्थितियों में आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं, नई युक्तियां निकालते हैं, प्लानिंग करते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं। ये एक तरह के सोशल रिलेशंस हैं। आप उस क्षेत्र में अपने वर्किंग एरिया के साथ, अपनी एम्प्लॉयमेंट के साथ किस तरह का रिलेशन इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। उन लोगों के साथ जो लोगों के बेसिस पर आपको वहाँ पर आने का निमंत्रण मिला था, गांव से आप वहाँ पर आए, मान लीजिए छोटे शहर से वहाँ पर आए, उसके बाद वो लोग आपके लिए एक आर्थिक तौर पर सहायता बने, ये सब सोशल रिलेशंस के फॉर्म हैं। ये तभी इंटैक्ट रह सकते हैं, तभी सिक्योर रह सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट तभी सिक्योर रह सकती है जब आपके पास एक हाउसिंग है। और जब हाउसिंग नहीं है, हाउसिंग पॉवर्टी कंडीशन है, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट और ये सोशल रिलेशंस भी सिक्योर नहीं रह पाते हैं। यही समस्या की बात है। आप आज यहाँ से उन लोगों को विस्थापित कर दीजिए जिन लोगों के पास यहाँ पर घर नहीं है, और दूसरी बात जिन्होंने यहाँ पर किसी तरह से कोई ज़मीन दखल कर करके घर बनाया हुआ है। अगर आप आज उन्हें यहाँ से विस्थापित कर देते हैं तो वो जिस रोज़गार के आधार पर यहाँ टिके हुए तो वो रोज़गार भी उनके हाथों चला जाएगा। तो गृह सबसे बड़ी मूल आवश्यकता है जिसका आधार पर सब टिका होता है कि रोज़गार कैसा होगा, सामाजिक तंत्र और ताना बाना कैसा होगा, सामाजिक रिश्ते कैसे होंगे, ये चले जाते हैं। और अल्टीमेटली हाउसिंग पॉवर्टी को अगर हम यहाँ से जोड़ें, फिजिकल मेंटल हेल्थ आपकी अफेक्ट हुई, इकोनॉमिकली एजुकेशनली आप अनप्रोडक्टिव हो गए, और आपकी जो कैपेसिटी है एम्प्लॉयमेंट और सोशल रिलेशंस की वो अफेक्ट हो गई। तो यही तो, इसको ही तो ग्रॉस अगर हम एक सेंस में देखें तो ये आपकी लाइफ के बेसिक्स हैं। तो लाइफ के बेसिक्स आपके कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, तो लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। आप कैसे राइट टू लाइफ को एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें डिग्निफाइड वर्ड कैसे ऐड होगा, नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसलिए हमें हाउसिंग पॉवर्टी को बहुत ही केयरफुली डील करना ज़रूरी है। अर्बन हाउसिंग पॉलिसीज़ को अगर लेकर के आना है तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्बन हाउसिंग पॉलिसीज़ मस्ट फोकस
यहाँ पर फोकस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किन बातों पर फोकस करना है। मस्ट फोकस ऑन एक्सपेंडिंग फ्रीडम्स। व्हाट डू मीन बाय द फ्रीडम्स? देखिए, अमर्त्य सेन एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, नोबेल प्राइज़ भी मिला है उन्हें। उन्होंने सोशल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे वैल्यू बेस्ड कंसेप्ट्स इकोनॉमी में जोड़े हैं कि इन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। इकोनॉमी सिर्फ मार्केट सप्लाई का कंसेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट नहीं, इकोनॉमी सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू सिस्टम कंसेप्ट नहीं है, इसमें बहुत सी अदर सोशल इंट्रिंसिक वैल्यूज़ भी हैं। इकोनॉमी का दायित्व और बहुत से क्षेत्रों में भी बनता है। समाज अर्थव्यवस्था से ही चलता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से कोई एक चीज़ हिल जाएगी तो बाकी तीन भी नहीं चल पाएंगे। इसी आधार पर अमर्त्य सेन के तहत जो भी कंडीशंस हैं, जो एक बेटर लाइफ है, उसे उन्होंने फ्रीडम्स के साथ जोड़ा है कि हमें ये फ्रीडम्स होनी चाहिए। बेटर एक्सेस टू द एम्प्लॉयमेंट, बेटर एक्सेस टू द रिसोर्सेज, बेटर एक्सेस टू द लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर एक्सेस टू द बेसिक कम्युनिटीज़। जितनी भी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, हमें अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ करने का मौका मिल सके, हम अपने टैलेंट्स को परस्यू कर सकें, हम अपने लिए एक बेहतर निच कार्व आउट कर सकें, हमें हर तरह से अभिव्यक्ति की, बोलने की, हर तरह की स्वतंत्रता हो। ये सारी चीज़ों को उन्होंने फ्रीडम्स से जोड़ा है। हर चीज़ की फ्रीडम है ये। जब ये नहीं है तो उसे उन्होंने अनफ्रीडम बोला है। तो उन्होंने यही कहा है कि अभी वर्ल्ड एक बहुत बड़े स्टेट ऑफ अनफ्रीडम में एग्जिस्ट करता है और वन बाय वन हमें एफर्ट्स करके इन अनफ्रीडम्स को अनडन करना होगा और फ्रीडम्स की कैटेगरी में लाना होगा। इसके तहत अनफ्रीडम को हमें रिस्ट्रिक्ट करके फ्रीडम को एक्सपेंड करना होगा और हाउसिंग कॉन्टेक्स्ट में यही फ्रीडम्स हैं। अगर आप एक्सेस टू अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, सीवरेज देते हैं, वेस्ट डिस्पोजल करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, एडिक्वेट सेफ्टी सिक्योरिटी, एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड करते हैं, एडिक्वेट डिस्टेंस टू द वर्क, एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट, एडिक्वेट सोशल रिलेशंस, एडिक्वेट हेल्थ, मेंटली, फिजिकली, एडिक्वेट प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, अगर आप ये सब प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो ये फ्रीडम्स को एक्सपेंड करने जैसा है अमर्त्य सेन के मुताबिक, और अनफ्रीडम्स को ख़त्म करने जैसा है, कम करने जैसा है। तो वो यही कह रहे हैं कि अर्बन हाउसिंग पॉलिसीज़ जो हैं मस्ट फोकस ऑन एक्सपेंडिंग फ्रीडम्स टू इनेबल पीपल टू फंक्शन नॉर्मली। क्या है यहाँ पर फंक्शन नॉर्मली का मतलब? एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। लोगों को हमारे लेवल पर जब हम अर्बन हाउसिंग पॉलिसी चलाते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि फ्रीडम्स को एक्सपेंड किया जाए ताकि लोग सामर्थ्यवान बने, इनेबल बने, अपने आप में सक्षम बने इस कार्य में, इस क्षेत्र में, कि वो अपने लिए इन चीज़ों को सुनिश्चित करा सकें, इन चीज़ों पर उनका एक्सेस हो सके। क्या है ये? एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयमेंट पे उनका एक्सेस हो सके, सोशली वो सिक्योर हो सकें, ओल्ड एज पेंशन्स हों उनकी, बीमारी के खिलाफ उनके इलाज को सुनिश्चित किया जा सके, किसी तरह से उनको यदि कोई एक्सीडेंट होने से या शारीरिक नुकसान पहुंचता है, इससे उनकी लाइफ, उनकी फैमिली सिक्योर हो सके, उनकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर हो सके, अर्निंग सिक्योर हो सके, उनके लिए फूड सिक्योर हो सके। ये सारी चीज़ें सिक्योर करनी ज़रूरी हैं। इस तरह के सामाजिक दायित्व सरकारों की जिम्मेवारी होती है। सोशल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट को उठानी चाहिए और गवर्नमेंट को इन चीज़ों को प्रोवाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट कई लेवल पर प्रयास कर भी रही है। तो इसी तरह से ये कहा गया है कि एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, एक्सेस टू हाउसिंग लोन्स, वह हाउसिंग लोन्स को एक्सेस कर सकें, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी हो, उनके पास घर हो, उनके पास एम्प्लॉयमेंट हो और उन एम्प्लॉयमेंट के, उन सैलरीज़ के रिकॉर्ड्स हों उनके पास। तो हमें फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ आना है। ये भी एक प्रयास है अर्बन हाउसिंग स्कीम का कि हम इनफॉर्मल से निकल के फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ भी आए। उनकी इतनी का इनकम हो कि वो हाउसिंग लोन को सपोर्ट कर सकें, किस्तें भी भर पाएँ, ये इतनी का इन एडिक्वेट अर्निंग उनकी होनी ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास इतना का कैपिटल हो कि वो इस तरह के लोन बांट सकें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेन्योर का सिक्योरिटी होनी चाहिए। टेन्योर सिक्योरिटी, अगर वो किसी किराए के घर में रह रहे हैं, टेन्योर सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर वो किसी के पास टेनेंट हैं ज़मीन पर, तो टेन्योर सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है तो टेन्योर सिक्योर होना चाहिए उनका। इसीलिए सरकारी नौकरियां ढूंढते हो ना आप लोग, तो टेन्योर सिक्योरिटी की बात की है उन्होंने। हाइजीनिक एंड डिजीज़ फ्री सराउंडिंग होना चाहिए। यह भी ज़रूरी नहीं है कि आपका रोज़गार बहुत अच्छा दे दिया, आपको घर भी मुहैया करा दिया, लेकिन वहाँ पर हाइजीन की कंडीशन नहीं है। चाहे आपका वर्किंग स्पेस है, चाहे आपका रेजिडेंशियल स्पेस है,
अगर हाइजीनिक कंडीशंस बढ़िया नहीं है, स्वच्छ जल वहाँ पर नहीं मिलता, वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर नहीं होता है, गवर्नमेंट ने इस तरह के नेटवर्क्स वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए हुए हैं, गार्बेज की कंडीशंस बहुत बुरी हो चुकी हैं शहर के अंदर और आपके आसपास बीमारियाँ फैल रही हैं, सरकार प्रयास नहीं कर पा रही है, यहाँ पर भी एक चूक है और ये भी एक तरह से अनफ्रीडम है, ये फ्रीडम का स्टेट नहीं है। इसीलिए ये कहा गया है कि हाइजीनिक एंड डिजीज फ्री सराउंडिंग होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, पार्क्स एंड ओपन स्पेसेस होना चाहिए और सोशल रिलेशंस, इन सभी चीज़ों पर अगर एक्सेस है तो ये फ्रीडम्स को एक्सपेंड करने जैसा है और अर्बन हाउसिंग पॉलिसीज़ का फोकस इन्हीं चीज़ों पर होना चाहिए। यही सब इसके तहत बताया गया है। पास्ट में 1950 से लेकर के अब तक जो डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स आई और उन हाउसिंग स्कीम्स के तहत कहाँ पर चूक हुई है, क्या प्रोवाइड किया सरकार ने, क्यों उस लेवल पर आज भी अफोर्डेबल हाउसिंग के कंसेप्ट को एड्रेस नहीं कर पाया, आज भी इतने बड़े पैमाने पर 20 मिलियन हाउस होल्ड्स हाउसिंग के एम्बिट से बाहर हैं, उसको समझना अब ज़रूरी हो गया। अब हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब अगर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें जो भी अब तक के हमारे अर्बन हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम रहे हैं, तो उसमें ये देखिए मैंने हेडिंग डाली है हिस्ट्री ऑफ द अर्बन हाउसिंग स्कीम एंड शॉर्ट फॉल्स। उन प्रोग्राम्स के बाय नेम हमें जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने जब प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कराया था तब मैंने मेजर 3-4 प्रोग्राम थे वो बता दिए थे। हमें उसके थ्रू नहीं, हमें कंसेप्चुअल बिल्डिंग करनी है यहाँ पर, वो समझना ज़रूरी है। देखिए इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड 5-year प्लान 1951 to 61 हुआ क्या है, प्रोग्राम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड did not result in significant benefits for their beneficiaries. Many beneficiaries abandoned the houses. क्यों छोड़ दिए उन्होंने? क्योंकि वो अनअफोर्डेबल थे, अनएक्सेप्टेबल थे। ये मैं अब आपको सारा समझाऊंगा। तो यहाँ पर अनअफोर्डेबल, अनएक्सेप्टेबल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पर स्लम क्लियरेंस इम्प्रूवमेंट, स्लम क्लियरेंस एंड इम्प्रूवमेंट स्कीम इसका पूरा नाम है, लिखा गलत गया है। Some clearance and improvement scheme locations were far from the city and places of employment and livelihood of the beneficiaries. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। देखिए हुआ क्या, 1950s के बाद जो प्रोग्राम गवर्नमेंट के एंड पर चलाए गए उसमें जो इंडस्ट्रीज़ थी उनके जो एम्प्लॉयर थे, जो मेन ऑनर थे, उनके साथ और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके साथ, इनके साथ गवर्नमेंट ने डील किया और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई कि भाई पोटेंशियल बेनिफिशरीज़ कौन हैं जिनको लोन मुहैया कराया जाएगा। उस लोन का एक कंपोनेंट सब्सिडी के तौर पर गवर्नमेंट बियर करने वाली थी और बाकी वो लोग बियर करने वाले थे जो वो लोन लेने वाले थे। इसी के माध्यम से उन्हें घर दिए जाने थे। ये एक तरीका था। दूसरा स्लम डेवलपमेंट स्कीम थी जिसके तहत लोगों को घर बना करके दिए जाने वाले थे, और एक स्कीम थी जिसके तहत घर बनाए जाने वाले थे, उसके तहत रेंट जो कि नॉमिनल ही रखा गया था वो लोगों के द्वारा देना था। तो रेंट पर घर देना, जो एम्प्लॉयर्स हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके तहत बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करके उन्हें सब्सिडाइज्ड लोन स्कीम के तहत घर मुहैया कराना और स्लम्स को कन्वर्ट करना पक्के घरों में, ये योजनाएं उस समय में चलाई गई। लेकिन अब इसके तहत समस्या क्या हो गई? इसके तहत समस्या ये हो गई कि इन 1950 1960 के इस दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उभर करके आई वो ये थी कि इस पीरियड ने अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनकम पॉवर्टी को इग्नोर किया। यही समस्या है, यही रेसिपी है फेलियर की, जिसकी वजह से लगातार भारत में अब तक हमारे हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल होते हैं। हाउसिंग का कंसेप्ट केवल और केवल अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड करना नहीं है, यही मैं एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ पहले लेक्चर से, इसलिए हमने इसे हाउसिंग पॉवर्टी से पकड़ा। आप केवल किसी को एक शेल्टर प्रोवाइड कर देंगे, एक बिल्डिंग, एक हाउस प्रोवाइड कर देंगे, वह इस बात को अश्योर नहीं करता कि इस हाउस की उस पर्सन के लिए यूटिलिटी है। इस हाउस में जो बेसिक सर्विसेज मेंटेन करने के लिए जो चार्जेस उसे पे करने हैं, इस हाउस की मेंटेनेंस और कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, इसकी लाइफ को बनाए रखने के लिए जो खर्चे उस पर्सन को देने हैं, ये सारी चीज़ें, और इस हाउस में उसे ज़िंदा रहने के लिए जो भोजन की आवश्यकता है, जो बेसिक लाइफ सस्टेनेबिलिटी सर्विसेज की ज़रूरत है, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है उसका रोज़गार। चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो किसी और तरीके से रोज़गार कमाता हो, तो एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये एक चीज़। दूसरी चीज़,
जब हमने एम्प्लॉयमेंट को, हमने लाइवलीहुड को एड्रेस नहीं किया, इसका मतलब हमने उसकी इनकम पॉवर्टी को एड्रेस नहीं किया। वो आमदनी के माध्यम से आज भी गरीबी रेखा के नीचे है। हमने एक एक्सटर्नल एजेंसी के तौर पर उसे एक घर बना करके बाहर से प्रोवाइड कर दिया, बट इस घर की उसके लिए कोई यूटिलिटी ही नहीं है अगर उस घर में रहते हुए वो गरीब है, क्योंकि वो ईंटों को तो खाएगा नहीं, मिट्टी और मसाला तो खाएगा नहीं, मसाला जो सीमेंट कंक्रीट। ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी इनकम की जो पॉवर्टी है, उस इनकम पॉवर्टी को एड्रेस करना। कोई भी हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम आप लेकर के आ रहे हैं, उस हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम में इस बात का ख्याल रखा जाए कि इनकम पॉवर्टी एड्रेस होनी ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको अलग करके आप हाउसिंग स्कीम लेकर के आएंगे तो वो सर्वाइव नहीं करेगी, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, चलेगी नहीं। और फिर यहीं से करप्शन का कंसेप्ट आता है, यही सारी समस्या की कहानी है, प्रॉब्लम ही यहीं से बिगिन हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसे में और वो घर इंटेंडेड बेनिफिशरीज़ को ना मिल करके, करप्शन का मतलब यहीं पर यही है कि वो घर इंटेंडेड बेनिफिशरीज़ को ना मिल करके गवर्नमेंट स्टाफ ऑफिसर्स की मदद से, कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर्स की मदद से उन लोगों के पास चले गए जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज़ थे ही नहीं, जिनको वो घरों की ज़रूरत ही नहीं थी, जिनको वो मिलने ही नहीं चाहिए थे, वो घर उनके पास चले गए। ये एक करप्शन हुई। ऐसे में यहाँ पर अब समस्या ये है कि आपने स्लम क्लियरिंग प्रोग्राम चलाया, स्लम क्लियरिंग एंड इम्प्रूवमेंट स्कीम के नाम पर। उसके तहत आप लोगों को वहाँ से विस्थापित करके, डिस्प्लेस करके एक दूसरी जगह पर ले गए, शहर के बाहर ले गए, पेरिफेरल एरिया में ले गए या किसी और इलाके में ले गए। वहाँ पर आपने उन्हें पक्के घर मुहैया करा दिए। नेटवर्क कनेक्टिविटी आपने डेवलप नहीं की है वहाँ से आने जाने की, जिसकी वजह से कि वो सस्ता किराया खर्च के भी रेगुलर अपनी जॉब प्लेस पर आ सके, अपनी वर्क साइट पर पहुँच सके, अपनी लाइवलीहुड की जगह पर वो आ सके। ये नहीं है प्रबंध। ऐसे में वो घर आपने उसे वहाँ दे दिया, वो घर उसके लिए किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है, उसकी कोई यूटिलिटी उस पर्सन के लिए नहीं है, वो उस घर को इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमको ये समझना होगा कि स्लम डेवलपमेंट में स्पेस की कमी होना एक चीज़ है, ज़मीन महंगी होना एक दूसरी चीज़ है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का महंगा होना, बिल्डिंग बनाना महंगा होना, लोन अफोर्ड ना कर पाना, ये सारी एक चीज़ें हैं। लेकिन स्लम डेवलपमेंट में एक सबसे बड़ी फैक्टर जो है वो ये है कि उस पर्सन का रोज़गार वहाँ पर है, एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर। वो इसलिए उस जगह को चुनता है स्लम डेवलपमेंट करने के लिए। वहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ी, बस्तियाँ, चेरियाँ, जो भी जिस भी राज्य में से पुकारा जाता है वो बसाता है, क्योंकि वहाँ नियर विसिनिटी में उसका रोज़गार है, वो वहाँ काम पे जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का उसका खर्चा नहीं आता, उसे पैरों के थ्रू ही, वो पेडेस्ट्रियन वे में ही अपना सारा सफ़र पूरा कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्लम्स विकसित होते हैं, क्योंकि वो शहर बहुत महंगे हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते घरों को, लेकिन उन्हीं महंगे शहरों में उन्हें रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार ही था जो उन्हें एक पुल इफ़ेक्ट लगा करके विलेजेस से खींच करके लेकर के आया। और हमारी कंट्री में आज भी बहुत स्ट्रांगली पुल इफ़ेक्ट ड्रिवन माइग्रेशन है। पुश इफ़ेक्ट है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पुल इफ़ेक्ट है। यही कारण है कि सभी बड़े शहरों की ओर एक बराबर माइग्रेंट नहीं आते हैं। अगर पुश इफ़ेक्ट हो तो फिर हर शहर की ओर बराबर माइग्रेंट आ जाए उसकी नियर बाई विसिनिटी से, ऐसा नहीं। कुछ शहरों की ओर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं उन्हीं के बराबर के मेट्रोपॉलिटन का दर्जा रखने वाले शहरों के कंपैरिजन में, क्योंकि जो वो शहर है जो ज़्यादा माइग्रेंट्स को खींच रहा है उसमें पुल इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो ये एक बात आपको याद रखनी होगी। वो पुल इफ़ेक्ट में सबसे पहला इफ़ेक्ट ही एम्प्लॉयमेंट है। मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड्स, बेसिक कम्युनिटीज़ वो बहुत बाद में आती हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार की एक उपलब्धि जो वहाँ पर मिलती है, और वही रोज़गार को सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि डेली हम कम्यूट कर सकें, अपने काम की साइट पे जा सकें, उसके आसपास ही वो स्लम डेवलप करते हैं। ऐसे में हम ये ना समझ पाए कि वो यहाँ आए ही क्यों थे। वो अनएम्प्लॉयड थे अपने विलेजेस में, अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में थे। वो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आए हैं शहर में, और इस एम्प्लॉयमेंट ने उन्हें मजबूर किया है यहाँ पर एक कच्चा घर बनाने को, एक झोंपड़ी बनाने को। वो उन्होंने बनाई, स्लम बना। ऐसे में हमने क्या किया, उनकी उस एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट को सेटल नहीं किया। जिस भी किसी पेरिफेरल रीजन में उन्हें ले जा करके अब हम पक्का कर दे रहे हैं,
उस पक्के घर के क्षेत्र में हमने उन्हें रोज़गार नहीं दिया। ये एक हमारी पहली समस्या। रोज़गार वहाँ पर मान लीजिए पहले से था, उस रोज़गार के लायक हमने नहीं बनाया, मतलब हमने उसका कौशल का विकास नहीं किया, स्किल डेवलपमेंट नहीं किया। ये हमारी दूसरी समस्या। वो गांव से शहर की ओर आया ही क्यों था? उसके गांव में रोज़गार नहीं था। वहाँ पर उसके लिए अगर कोई रोज़गार बन सकता था, हमने उसका विकास करने की कोशिश नहीं की, हमने रूरल डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं की। तो हमने इन सीटू अर्बनाइजेशन मतलब कि रूरल एरिया को ही आप अर्बन सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमने वो भी नहीं किया। ये ना करने के बावजूद हम उसको उसके वर्किंग एरिया से उठा करके ले गए एक पेरिफेरल एरिया में पक्का घर देने के नाम पर कि अब तू यहाँ पे रह ले, जबकि मेन ड्राइविंग फोर्स उसके शहर में आकर के बसने और वहाँ पर स्लम बनाने के पीछे तो उसकी जॉब थी, उसकी एम्प्लॉयमेंट थी। हमने उसको उसकी एम्प्लॉयमेंट के एरिया से दूर किया, नेचुरली उसकी एम्प्लॉयमेंट अब वहाँ से चली जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे में वो कभी भी स्वीकार ही नहीं कर सकता उस क्षेत्र को। तो इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अनएक्सेप्टेबल। बहुत से लोगों ने इन हाउसेज़ को अबेंडन क्यों कर दिया, इनको छोड़ के, देखो उनके लिए ये अनएक्सेप्टेबल था। इतने लॉन्ग डिस्टेंस से वो अपने काम के क्षेत्र में नहीं आ सकते थे, ये रीज़न था एक अनएक्सेप्टेबिलिटी का। इसके अलावा उनके सोशल रिलेशंस कॉम्प्रोमाइज़ होते थे, उनकी सोशल वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती थी। मतलब जो लोग स्लम्स में एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सप्लाई नहीं होता। मतलब बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तहत उन्हें लोन नहीं मिल पाते। लेकिन आप इतना मानते हैं कि एक्सीजेंसीज़ का मतलब ये इमरजेंसी है, एक्सीजेंसी कभी भी आती है, एम्प्लॉयमेंट कभी भी हार्म हो सकती है, आप कभी बीमार पड़ सकते हैं, गांव में आपके परिवारजन को किसी तरह की बीमारी हो सकती, कोई परेशानी हो सकती, नौकरी छूट सकती है। और अभी कोरोना वायरस आया तो पूरे विश्व भर के रिच से पुअर तक हर सेक्शन को ये फील हुआ कि एक्सीजेंसी क्या होती। ऐसी कंडीशन में आज उनको तो ठीक है, एक लेवल पर कुछ फ़ायदा हो जाएगा। जिन्हें इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबल था 20 लाख करोड़ के पैकेज में भी, चलिए मान लीजिए उनको कोई लाभ हो जाएगा कि उन्हें ऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट मिलता है, या फिर जिन्होंने पहले से क्रेडिट ले रखा है उन्हें ईएमआई मॉरेटोरियम के थ्रू भी चलिए कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। लेकिन जो इस एम्बिट में आते ही नहीं हैं, जो इन्हें जिनकी रीच में ये क्रेडिट है ही नहीं, उन्हें भी तो इस तरह की इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती होगी। तो ये जो स्लम्स हैं उनमें जो उनके सोशल रिलेशंस हैं वो ऑलवेज़ इनकी जब भी फाइनेंशियल नीड डेवलप होती है उन फाइनेंशियल नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो मुश्किल के समय में अपनी पैसों की ज़रूरतों के लिए अपने स्लम्स को ही ये एक बेस बनाते हैं। वहीं पर जिसके पास पैसे हैं या जो पर्सन बाहर से पैसे मोबिलाइज़ कर सकता है, ये उस पर आश्रित होते हैं। यही लोग जिन पर ये पैसों के लिए आश्रित हैं, ये एक तरह की इनका इंश्योरेंस सिस्टम है। अगर इन्होंने किसी को पैसे दिए भी हैं आगे मान लीजिए, तो वो अश्योर्ड है कि वो जो पर्सन बीच में इन्वॉल्व है, जिसने पैसे दिलवाए हैं, जो स्लम का ही एक हमारा पर्सन है, जिस पर हमारी एक सोशल फोर्स वर्क कर रही है, हम सब स्लम वालों की, वो पर्सन इंश्योरेंस का काम कर रहा है मेरे उस क्रेडिट को जो मैंने दिया है, किसी को लेंडिंग की है। वो पर्सन मेरे लिए इंश्योरेंस का काम कर रहा है कि जब मुझे ज़रूरत होगी वो मुझे पैसा दिला देगा। तो वो मेरे फाइनेंस का सोर्स भी है, मेरे क्रेडिट का सोर्स भी है, वो मेरी एक तरह की इंश्योरेंस भी है। ये चीज़ें जब तक आप इनकी पूर्ति नहीं करेंगे ना, जब तक आप इन इनफॉर्मल रिलेशंस को, इन इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को, इनफॉर्मल क्रेडिट सप्लाई को आप फॉर्मल सिस्टम में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सप्लाई में, इंश्योरेंस सिस्टम में, इस एम्बिट में इन्हें नहीं लेकर के आएंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा उस स्तर का, तब तक वो लोग रीलोकेट होने के लिए नहीं मानेंगे। क्योंकि रीलोकेशन में कुछ लोग रीलोकेट हो जाएंगे, पक्के घरों में चले जाएंगे, कुछ वहीं रह जाएंगे। हो सकता है वो वहाँ से वापस गांव चले जाएं या किसी और ही क्षेत्र में चले जाएं, या हो सकता है वो सर्वाइव ही ना कर पाएँ। ऐसे में जो एक क्लोज्ड कम्युनिटी सिस्टम में रह रहे हैं उस स्लम में, उनकी भी अब अपनी एक सिस्टम सोसाइटी बन गई है, झुग्गी झोपड़ियों वाले, बस्तियों वाले, चौल वाले, और उनका अपना आपस में एक पूरा ताना बाना है। वो ताना बाना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एक समय में पक्के घर के कंपैरेटिवली। ये मैं आपको बता दूं, आज आप बहुत प्रयास करते होंगे कि इन्हें पक्के घर में बसाया जाए, लेकिन आप देखेंगे वो खुद मना करते हैं कि हमें पक्के घर में नहीं बसना, हम यहाँ पर ज़्यादा ठीक है। ऐसा कारण नहीं है कि वो वहीं रहना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को बेटर नहीं करना चाहते। कौन नहीं करना चाहेगा? बेटर लाइफस्टाइल सबको चाहिए, अच्छा पानी मिले, स्वच्छ मिले, अच्छी दुर्गंध रहित जीवन हो, अच्छा सीवरेज कनेक्टिविटी हो, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, ये सब चाहते हैं। लेकिन ये एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस फुलफ़िल हो या ना हो ये फ्यूचर की बात है। प्रेजेंट में उनको सिक्योरिटी कहाँ से मिल रही है?
वो अपनी उस सेटलमेंट से, उस क्लोजली निटेड सोसाइटी से मिल रही है, जिसे वो किसी भी फ्यूचर प्रॉमिस के बेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रोमिसेस का सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कन्वेंशंस, स्कीम्स अब तक बहुत वीक रहा। इसलिए उनका फेथ जो है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है, वो करना पड़ेगा, फेथ रीस्टोर कराना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करने पड़ेगा। तो सिर्फ हाउसिंग स्कीम देना इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर आप उन्हें बसाना चाहते हैं, किसी क्षेत्र की ओर ले जाना चाहते हैं, आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो उनकी इनकम पॉवर्टी को एड्रेस करना ज़रूरी है, उनका स्किल डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। और एक पर्सन ही वहाँ पर वो नहीं हो सकता जो मिडिल क्लास सोसाइटी में चल जाता है। मिडिल क्लास सोसाइटी में घर में एक मेल मेंबर कमा रहा है, 4 मेंबर, 5 मेंबर डिपेंड कर जाते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास सोसाइटी एजुकेटेड सोसाइटी से बिलोंग करती है, ऐसा माना जाता है। प्रोफेशनल्स होते हैं, इतनी इनकम होती है कि 4 से 5 मेंबर सर्वाइव कर जाएं बिकॉज दे आर स्किल्ड। लेकिन जब हम स्लम्स की बात करते हैं, हम पुअर सोसाइटी की बात करते हैं, तब ऐसे में वहाँ पर मेल पर्सन जो है, मेल मेंबर जो है, वो इतने स्किल्ड नहीं है कि वो इतनी इनकम जनरेट कर ले कि उसके 4 से 5 अदर मेंबर सर्वाइव हो जाएं। ऐसे में ये नेसेसिटी ही है कि आप उसकी हाफ, उसकी काउंटर पार्ट यानी कि उसकी फीमेल, उसकी वाइफ को भी उतना स्किल्ड बनाएं, इतना डेवलप करें कि वो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सके। तो वुमेन को इंडिपेंडेंट करना यहाँ पर स्पेशली बहुत ज़रूरी है। वुमेन एमेंसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए महिलाओं का यहाँ पर रक्षण भी होना ज़रूरी है और उनका स्किल डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। उन्हें रोज़गार देना ज़रूरी है, या तो उन्हें किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट दीजिए या उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड बनाइए, आप किसी तरह की माइक्रो एंटरप्राइजिंग बॉडी में कन्वर्ट करिए आप, ये ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर उनके खर्चों को घटाने का एक प्रबंध आपको करना है, ताकि आप उनके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस रिड्यूस करें। उसके लिए बच्चों की सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो चाइल्ड केयर यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। उनकी हेल्थ, उनकी वैक्सीनेशंस, उनकी जितनी भी बीमारियाँ, उनका न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, उनकी शिक्षा, इन चीज़ों को ख्याल रखना ज़रूरी है। ये सब कुछ अगर एक हाउसिंग स्कीम के साथ जोड़ा जाएगा तब ये सक्सेसफुल होगा। तो हाउसिंग स्कीम एक हॉलिस्टिक सेंस है। हमारी कंट्री में 1950 से अब तक समस्या ये रही हाउसिंग प्रोग्राम की कि जो इतना कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट हाउसिंग पॉवर्टी का था, इसे समझा ही नहीं गया। अब जब वो कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है आपके माइंड में, तो आप उस लिमिटेड विजन के साथ ही प्रोग्राम चला रहे हैं और वो फिर फेल हो रहा है। इसी की वजह से आज इतने बड़े स्तर पर स्लम्स हैं। केवल स्लम को ख़त्म कर देना ही किसी बात का सोल्यूशन नहीं, स्लम फर्दर प्रोलिफरेट ना हो इसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्लम प्रोलिफरेशन, नए स्लम्स ना बने, वो ना बने उसके लिए उसके अंडरलाइंग जो फैक्टर्स हैं, जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करना। और उसमें इनकम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सोशल रिलेशंस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अनइंस्टीट्यूशनल, अनऑर्गेनाइज्ड, इनफॉर्मल फाइनेंस रिलेशंस, एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस, सिक्योर इंश्योरेंस रिलेशंस, इनको आइडेंटिफाई करके इन्हें फॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तब जा करके आप उनका पुनर्स्थापन कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन जिसे आप कहते हैं। तो विस्थापन करने से पहले पुनर्स्थापन का प्रबंध होना अच्छा ज़रूरी है। तो सिंपली उन्हें एक जगह से डिस्प्लेस कर देना यह एक तरह का सोल्यूशन नहीं है कि उन्हें वहाँ पर एक पक्का घर अलॉट कर दिया। रिहेबिलिटेशन में बहुत सी चीज़ें आती हैं। जब आपने किसी को डिस्प्लेस किया है तो आप उसको, उसे, आपकी ज़िम्मेवारी है कि आप उसे रिहेबिलिटेट करें। और इस रिहेबिलिटेशन के अंदर उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर लाइवलीहुड है, एम्प्लॉयमेंट है, ये पहली बात। उसका एक सोशल एटमॉस्फेयर जो है वो रीस्टोर करा के देना है हमें। तो सोशल रिलेशंस ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा, उसके बच्चों का और वृद्धों, जो वृद्ध लोग हैं, सीनियर हैं फैमिली में, जो बच्चे हैं, उनको सिक्योर करें, उनकी हेल्थ, उनकी न्यूट्रिशन और उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी, इनकम। तो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क्स देने बहुत ज़रूरी है। इनकम को इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है। तो वुमेन एमेंसिपेशन होना ज़रूरी है। वुमेन डिग्निटी रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हालातों में डिग्निटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, मजबूरी के हालातों में बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो उसे रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह के इलिसिट एक्ट ना कमिट हो सके वुमेन के ऊपर। ये सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपकी हाउसिंग स्कीम नहीं सक्सेसफुल होगी, और यहीं पर हम चूके, यही समस्या है। तो यही कारण है कि यहाँ पर हमारी जो सम क्लियरेंस एंड इम्प्रूवमेंट स्कीम थी, जिसके तहत हमने लोकेशंस ऐसी चुनी जो सिटी से और प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड ऑफ द बेनिफिशियरी से बहुत दूर थी, तो उसका कोई लॉजिक नहीं था। और हमने देखा इसी की वजह से बहुत से बेनिफिशियरीज़ ने
उसे अनएक्सेप्टेबल करार दिया, उसे अबेंडन कर दिया कि ये हमें स्वीकार नहीं है, गैर स्वीकार है। अनअफोर्डेबल, जब आपने उनकी इनकम पॉवर्टी को ही एड्रेस नहीं किया, जब आपने उनकी एम्प्लॉयमेंट को ही एड्रेस नहीं किया, तो बेनिफिशरीज़ के लिए वो जो नॉमिनल रेंट भी रखा गया था, वो नॉमिनल रेंट भी सपोर्ट करने लायक उनकी कंडीशन नहीं रही। वो इतनी भी लाइवलीहुड नहीं रख पा रहे थे कि वो उस बिल्कुल नाम मात्र रेंट को भी दे पाएँ। इस वजह से उन्होंने इसे अनअफोर्डेबल करार दिया कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। चाहे वो लोन के तहत है, चाहे वो रेंट के तहत स्कीम के तहत हमें घर मिल रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नाम पर, वी कैन नॉट अफोर्ड इट, वी कैन नॉट स्पॉन्सर इट, बिकॉज हमारी इतनी भी आज फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि हम इसे इस नॉमिनल रेंट पे या इस नॉमिनल लोन पे भी हम रख सकें, नॉट पॉसिबल। तो हमें अंडरलाइंग फैक्टर ये समझना ज़रूरी था कि उन्हें सस्टेनेबिलिटी देनी ज़्यादा ज़रूरी थी, एम्प्लॉयमेंट देनी ज़रूरी थी। ये एक मेन फैक्टर है। क्लियर हो रहा है ना कि समस्या कहाँ पर है। इन समस्याओं को एड्रेस किए बिना हाउसिंग स्कीम सफल नहीं हो पाएगी। तो 1900